नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कल से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के 2006 वाले बयान को उठाया है और 6 अप्रैल को जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया गया उस पर जब बात करनी शुरू की तो देश में मानो एक बवाल मच गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो वेल्थ सर्वे, कास्ट सर्वे के साथ साथ वेल्थ सर्वे भी करवाएगी और हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी है, माताओं बहनों का जो सोना चांदी है, उसका हिस्सेदार वो मुसलमानों को भी बना देगी। इसका आधार प्रधानमंत्री ने दिया 2006 का वो बयान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का होना चाहिए और खास तौर पर उस माइनॉरिटी में भी मुसलमानों का पहला अधिकार होना चाहिए। तो क्या इस बात में सच्चाई है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या जमीनों का अधिकार सिर्फ आम आदमी के पास है, अगर मेरी जमीन है मेरे पास है, या फिर उसका अधिकार सरकार के पास भी है? सरकार ऐसा कुछ कर सकती है? और कौन सी वो थ्योरी है जिससे आज पर्दा उठेगा, वो खुलासा होगा कि कांग्रेस वाकई में ऐसा कर सकती है? इसी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। ज्यादा चर्चा करेंगे हम इनसे। सर, जिस बयान को लेकर कल से बवाल मचा है, राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, आखिर सच्चाई क्या, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? देखिए अभिषेक, मैं चाहता हूं कि पहले राहुल गांधी का वो बयान सुना दिया जाए ताकि चीजें स्पष्ट हो जाए कि है क्या। लेकिन मैं बता देता हूं कि कांग्रेस ने मुसलमान पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज में जैन, बौद्ध, पारसी, सिख वगैरह सब आते हैं। मुझे राहुल गांधी के बयान पे कोई शंका नहीं होती अगर मनमोहन सिंह ने कभी यह नहीं कहा होता कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, या फिर मुझे राहुल गांधी के बयान पे बिल्कुल शंका नहीं होती अगर सिद्धारमैया ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल परसों ही कहा है कि मैं संपत्ति लेके मुसलमानों में बांट देना चाहता हूं। अगर आपके पास वो बयान होगा तो सुनवा दीजिए, नहीं तो मैं भी भेज सकता हूं वो कन्नड़ में बयान। मुझे जरा भी राहुल गांधी के बात पे शंका नहीं होती अगर कांग्रेस का बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता कि कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल में न जैन है, न बौद्ध है, न पारसी है, न सिख है, कोई नहीं, सिर्फ मुसलमान। मतलब माइनॉरिटी का मतलब उन्होंने अपने संगठन के अंदर सिर्फ मुसलमानों का मतलब इस बात को जारी रखेंगे, इस बात को जारी रखेंगे। एक बार वीडियो सुनवाइएगा राहुल गांधी का, जब उनका मैनिफेस्टो उन्होंने जो जारी किया था उस वक्त क्या कुछ कहा था। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। అదే విధంగా ఆర్థికపరమైన వ్యవస్థాగతమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। अब तक तो राहुल गांधी ने कोई सा क्रांतिकारी काम नहीं किया, आज कौन सा क्रांति लाना चाहते हैं राहुल गांधी? नहीं, उन्होंने 3 स्टेप में बात कही। सबसे पहले कास्ट सेंसस कराएंगे, जातियों में का पता लगाएं कि किस जाति के कितने लोग हैं जी। उसके बाद हम हर इंस्टीट्यूशन का फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे जी, हर किसी का, हर इंस्टीट्यूशंस का, जो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, हर किसी का। मतलब कि अगर बिजनेसमैन का होगा कंपनी तो उसका भी फाइनेंशियल सर्वे होगा, और यह पता लगाएं कि किसके पास कितना धन है। यही कह रहे थे ना। और उसके बाद क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। तो क्रांतिकारी काम क्या होगा कि जब पता चल जाएगा कि ये किसके पास कितना धन है, तो उसके बाद हम माइनॉरिटीज में उसे बांटेंगे। शब्द पे पकड़िए, ऐसा नहीं है कि वो हिंदू समाज के SC ST में बांट देंगे या गरीब OBC को बांट देंगे। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि हम माइनॉरिटीज में बांट देंगे। अब बताइए कि मान लिया कि अभिषेक, आपके बाप दादाओं ने कुछ खेत खरीदा होगा, मान लिया कि संपत्ति खरीदी, आपके जो दादा वगैरह ने 5-7 बीघे खरीदी होगी, उसके बाद आपके पिताजी ने 1-2 बीघे और उसमें जोड़ा होगा अपनी मेहनत की कमाई से, और फिर आप मेहनत कर रहे हैं। कल को कोई ये आए कि सुनिए अभिषेक जी, आपके यहां 10 एकड़ जमीन है, हाँ, और बेचारा वो जो अब्दुल वगैरह जब आया है वो सबके पास कुछ नहीं है, तो एक काम कीजिए, आपके घर में कितने परिवार? तो 4, उसके घर में परिवार है 18, तो आपको 4
का हिस्सा ले लीजिए और बाकी उसे दे दीजिए। नहीं क्यों, लेकिन यही होगा। अगर मैंने कमाया नहीं, है क्यों? क्योंकि तो इस देश के संसाधनों पे, क्योंकि इस देश के संसाधनों पे अब्दुल का हक है ना, मुसलमानों का, मनमोहन सिंह के अनुसार पहला हक तो उनका होना चाहिए। आप तो बाद में आए, सेकंड ग्रेड है ना आप। मतलब पहला संसाधनों पे पहला हक तो मुसलमानों का होना चाहिए, मनमोहन सिंह ने तो कह दिया है। और मैं महत्वपूर्ण बात बताऊं, ये तो थी खेती की बात। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप कहें कि माइनॉरिटीज का मतलब आप जैन का क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जैन को भी तो दे सकते हैं राहुल गांधी। तो बात यह है कि अडानी साहब हैं जैन, उनकी जनसंख्या है इस देश की पूरी जनसंख्या की 0.04%, और वो खुद पैसे वाले हैं। तो भाई पैसे वाले को तो ये पैसे देंगे नहीं, ये पारसी लोगों को तो देंगे नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एवरेज पारसी का इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, तो उनको तो जरूरत है नहीं। उसके बाद सिख स्वाभिमानी कौम है। अब बताइए, सिखों को बांटकर जमीन लेनी नहीं, वो तो भाई उस एक लौती ऐसी कौम है जिसके यहां कोई भिखमंगा नहीं होता। नहीं अच्छा, पंकज जी इस बात का तो आधार बचेगा क्या है? कौन? मिलना किसको है? मिलना किसको है वो तो समझ ही रहे हैं, किसको नहीं, मिल रहा है। आधार क्या है? जिस थ्योरी पर काम आधार कर रहे क्या हैं है, मैं राहुल बताता गांधी, हूं। कार्ल मार्क्स वाली जो थ्योरी है उसका जिक्र करिएगा जरा। जी जी जी, देखिए वो क्या होता है कि एक कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, वो आप इस देश के लोगों को पढ़ना चाहिए। मैंने कहा था एक वीडियो में कि राहुल गांधी अल्ट्रा लेफ्ट लोगों के बीच घिर चुके हैं, और वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो एक पढ़ना चाहिए। और जब इस देश में लेफ्ट का दौर था, मतलब कि जब आजादी के तुरंत बाद, तो नेहरू जी भी प्रभावित थे वो रशियन क्रांति से उसी वक्त, तो भारत में 2 बार इस तरह की कोशिशें हुई थी। एक हुई थी 1963 में, मैंने आपको भेजा है, उस एक्ट का नाम बता दीजिए। और एक हुआ था 1974 में, उसका नाम था वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1963 एंड 1974। द कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट 1963 में आई थी और 1964 में आई थी। अब लोग पूछेंगे कि उसमें था क्या? उसमें क्या कहा था? इंदिरा गांधी थी उस वक्त, और उन्होंने यह कहा था कि जिसके पास भी इनकम है इस देश में, वो क्या कीजिए कि अपने इनकम का अधिकांश हिस्सा, मतलब कि बैंक में जमा कर दिए, बैंक खाते में। सिर्फ अपना खर्चा आप रख लीजिए कि महीने, मान लिया कि अभिषेक, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि आपकी इनकम अगर 50,000 है, तो आप 10-15 हजार रख लो अपने खर्च के लिए, बाकी बैंक में डाल दो। और वो क्या करो कि आप 3-4 साल तक उस पैसे को निकाल नहीं सकोगे, वो लॉक पीरियड में चला जाता था। और सरकार का तर्क यह था कि वो बैंकों में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे से हम इस देश का विकास करेंगे, जैसे सड़कें बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। और तो और, लेकिन हुआ क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वो इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, देश के विकास में इन्वेस्ट नहीं हुआ। वो पैसा गरीबों की सब्सिडी वगैरह में चला गया, मतलब टोटल वेस्ट चला गया। उस समय एक योजना आई थी इंदिरा गांधी की, सत्तू, धोती, साड़ी, कंबल बांटो योजना, उसमें यह पैसा चला गया था। उसके बाद 74 में भी यही कोशिश हुई थी। इमरजेंसी के आसपास की यह बात है, 74 वाली। 74 वाली और खतरनाक थी। उसमें क्या किया गया था पता है जी? कि जो भी इस देश में पैसा कमा रहा है, टैक्स की सीमा बढ़ाकर कहीं कहीं तो 97.6% तक कर दी गई थी। 97.6% टैक्स। अगर मान लिया मैं 100 मतलब कमा रहा हूं, कमाते तो 97.6। बिल्कुल बिल्कुल, आप दे दो। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, देश में चोरी बढ़ने लगी, मतलब टैक्स नहीं देना शुरू किया। फिर अब इस देश में वहीं से एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी शुरू हुई। अब लोग जैसे जो ईमानदारी से टैक्स देगा तो बर्बाद हो जाएगा फिर, और उसके पास गुंजाइश नहीं बचेगी, फिर उसका पूरा बिजनेस फ्लॉप करेगा। तो क्या हुआ कि उसी समय से टैक्स चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। एक जमाना तो ऐसा आ गया कि इस देश में स्मगलरों का राज हो गया, वो हसान वगैरह सब उसी समय पनपे थे। क्योंकि इस देश में टैक्स से ड्यूटीज इतनी थी कि उन्होंने क्या किया कि बाहर से सोना लाना शुरू किया इलीगल तरीके से। ये टैक्स बचाते थे, वो ड्यूटीज जो कस्टम ड्यूटीज रहती थी, और यहां के बेच देते थे। तो बहुत सारे तस्कर बढ़े, बहुत सारे ब्लैक मार्केटियर बढ़े उस समय, कि जो टैक्स नहीं देने वाले लोगों ने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हुई, जिसको हम आज काला धन, ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, उसी वक्त। और देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जानी शुरू हो गई उसी वक्त से।
आप देखिएगा भारत के ग्रोथ रेट को, तो देखिएगा कि 74 के बाद से लगातार नीचे 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 चंद्रशेखर तक। राहुल गांधी इकोनॉमिक के एडवाइजर टाइम 74 में मनमोहन सिंह थे उस समय, मनमोहन जिन्होंने सिंह। ये सलाह दी थी। हाँ बिल्कुल, और देश के प्रधानमंत्री इकोनॉमिक 2004 से एडवाइजर 14 के हुआ बीच भी यही थे, महान यही इकोनॉमिस्ट थे। थे। अटल जी 35% हाँ, इन्होंने ही पर कहा जीडीपी था। छोड़कर गए थे, इन्होंने 30% पर छोड़ दी। तो काहे के महान इकोनॉमिस्ट जी, थे? मैं सवाल वो- नहीं उठा रहा हूं, लेकिन नहीं। आंकड़े बता रहा हूं सिर्फ। नहीं, हमारा काम है लोगों को आंकड़े बताना। अब लोग फैसला करें कि वो महान थे, दब्बू इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने गांधी परिवार की नौकरी की, या फिर सचमुच प्रधानमंत्री की तरह लीड किया, ये हमारा काम नहीं है, इस देश की जनता पे छोड़ देते हैं। मैं जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा था वो ये था कि एक नौबत ऐसी आ गई कि इस देश के सोना, जो रिजर्व सोना था ना, उसको गिरवी रखना पड़ा था चंद्रशेखर के समय में, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं था। 3 दिन का रिजर्व सिर्फ बचा था, और वो इसी का परिणाम स्वरूप आया। और फिर से राहुल गांधी उसी की बात कर रहे हैं कि फाइनेंस आपका लेंगे हम, वो अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस के खाते में जाएगा और वहां से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा माइनॉरिटीज के बीच। आज माइनॉरिटीज वोट के लिए माइनॉरिटीज के बीच बोल रहे हैं, लेकिन ये इनकी योजना क्या है, गारंटी, मतलब ये कैसे खर्च करेंगे उसके बारे में इन्होंने बताया। खटाखट 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 बोल रहे हैं कि 2-2 लाख रुपए जमा कर देंगे सबके खाते में। अरे भाई, मैंने मेहनत किया है, पसीना बहाया, 2-4-10 लाख रुपए जमा किए हैं, और आप हमसे छीन के खटाखट खटाखट दूसरे के अकाउंट पे जमा कर दो। मैं चाहता हूं कि बयान सुना है, मैंने आज भेजा है उस ग्रुप में राहुल गांधी को, कि इस तरह उनको खर्च करना है। इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस देश के इकोनॉमी में उसे पंप नहीं करना है, उससे उन्हें कुछ परमानेंट निर्माण नहीं करना है, उन्हें सिर्फ खातों में डाल देना है। मैंने उसी समय, जब आज देखिएगा कि 9-10 बजे के आसपास मैंने वो भेजा है, जब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो जितना भी पैसा है खटाखट खटाखट फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने वाले युवाओं के खातों में डाल देंगे। सुना होगा दर्शकों ने जरूर। तो ये तो इनका इकोनॉमिक प्लान है। और अभिषेक, मैं एक और खतरनाक बात बता रहा हूं, आप सुनिएगा इसे जी। इस देश में कांग्रेस का एक नेता खड़ा होके, बड़ा नेता की मैं बोल रहा हूं, खड़ा होके ये कह दे कि हम ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम उनमें से हिस्सा निकालकर माइनॉरिटीज को नहीं देंगे, ये बोल के दिखा दे। क्योंकि प्लान ही यही है कि ओबीसी का एक हिस्सा, एससी का एक हिस्सा, एसटी का एक हिस्सा निकाल के मुसलमानों को रिजर्वेशन में उन्हें जगह दी जाए। और 2009 से कोशिश हुई थी इस चीज की, कई बार उन्होंने ओबीसी के दायरे में मुस्लिमों को लाने की कोशिश की कि मुस्लिमों को ओबीसी का, जैसे मान लिया कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है ना, तो उसमें से हम 7% या 10% मुसलमानों को उसमें दे दे। ठीक है, तर्क यह दिया गया कि वीडियो सुनवा देता हूं नहीं, हाँ जी सुनवा दे। हमारे जो युवा हैं, जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाठक 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 हमारी सरकार डालेगी। ऐसी स्कीमें तो इन्होंने वहां कर्नाटक में भी चलाई थी ना। एक साल में सरकार को सिद्धरामैया ने अपने विधायकों को कह दिया कि हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है, गारंटियां पूरी करनी है 5, ये लोग विकास करेंगे, ये लोग भेजेंगे 1-1 लाख रुपया। हाँ, तो ये इनको देखिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि अगर ये कहते ना कि मैं आपको बिजनेस शुरू करने के लिए मदद करना चाहता हूं, मैं आपको खेती के लिए मदद करना चाहता हूं, आप कुछ अच्छा काम कर उसके लिए मदद करना चाहूंगा, इन्होंने स्पेसिफिकली क्या कहा कि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं वैसे युवाओं के खाते में खटाखट खटाखट भेजने वाले हैं। अब बताइए, फेसबुक का इंस्टाग्राम चलाने वाला क्या है यार। हाँ, तो अच्छा है, जो खाली बैठेंगे कमाई भी करेंगे। अरे तो यही बात, कमाई करेंगे मतलब कि वो देश के निर्माण में क्या योगदान है, फेसबुक, वो सड़क बनाएंगे, देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है। पंकज जी कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, और सरकार उसके लिए पैसे देगी, सरकार देगी पैसे, वो फेसबुक नहीं देगा या इंस्टा नहीं देगा, वो सरकार देगी, राहुल गांधी की सरकार। चलिए पंकज जी, क्लोजिंग एक और मैं बात जो बताना चाहता, एक नहीं महत्वपूर्ण बात, मैंने एक अभी आज थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही है और उन्हें चैलेंज किया है कि कांग्रेस के लोग ये बताएं कि वो ओबीसी एससी एसटी संविधान में जो अधिकार दिया गया उसमें से कुछ प्रतिशत काटकर माइनॉरिटीज को देने वाले हैं या नहीं है। बोल दे आज कि नहीं देंगे कभी, क्या है इस बात को एक्सेप्ट कर लेने में? लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी के उस चैलेंज को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं प्रधानमंत्री मोदी का वो बाइट आपको भेजा हूं जो लास्ट में है, वो आप देख लीजिए। अब बताइए कि योजना मैं बता रहा था 2009-10 में ये कोशिश की गई थी कि 15% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए, और वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जब ये देश में हार गए तो जहां जहां इनकी सरकारें रही थी, जैसे बीआरएस ने तेलंगाना में ये कोशिश की थी, अलग अलग तरीकों से कोशिश की थी कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलवाया जाए किस तरह। लेकिन चूंकि बाबा साहब ने संविधान ऐसा बनाया था कि हमारे एससी एसटी ओबीसी भाइयों के रिजर्वेशन में हकमारी नहीं हो सकती, लेकिन प्लान वही है। तो इस देश के ओबीसी एससी एसटी, बिल्कुल ओबीसी एससी एसटी समझे, अगर मान लिया कि मैं बताऊं अगर कहीं 10% एससी को मिल रहा है ना, तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में कुछ जातियां एससी हैं तो उसी में घुसा दो, और उनमें से फिर इनको मिलने लगेगा। अगर 27% ओबीसी को मिल रहा है ना, मैं मान रहा हूं उदाहरण, तो कहेंगे कि ठीक है फलानी फलानी मुसलमान की जाति को ओबीसी में घुसा दो, तो अपने आप मिलने लगेगा ना। बिल्कुल यही प्लान चल रहा है। हकमारी नहीं होने देनी चाहिए। बिल्कुल। तुष्टीकरण की जो नए नए आयाम कांग्रेस पार्टी लगातार सेट करती आई है, आजादी के बाद से नहीं, आजादी से पहले का भी इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण के आपको ढेरों उदाहरण कांग्रेस पार्टी के मिल जाएंगे। और आज तो कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण में अंधी है। आरक्षण पर भी बात करेंगे अगले वीडियो में। बिल्कुल, जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है वो क्यों कहा है और आरक्षण का मामला क्या कुछ है। पंकज जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दर्शकों को ये जो कहानी कल से चली रही है, ये बुनी जो जा रही है, वो समझ में जरूर आई होगी। नमस्कार।